My voice is audible, dear students. લીટા મારવાનું ચાલુ કરી દીધું તમે. चलो एवरीवन, गुड इवनिंग. थोड़ा सा पोर्शन बाकी था, उसमें एक आध 2 पॉइंट अच्छे हैं. बाकी अब थियोरेटिकल अमेंडमेंट्स आर मोर, बट एज आई सेड कि पेपर टफ नहीं होता. जब ऐसे चैप्टर्स में से ज्यादा पूछ लेते हैं जो हम प्रिपेयर नहीं करते, तो पेपर ऑटोमेटिकली बिकम्स टफ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. अभी आप एग्जाम नजदीक है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है. चलो, तो हमने एग्जाम्पशन तब किया था. इनपुट टैक्स क्रेडिट में खाली एक प्रैक्टिकल अमेंडमेंट है, बट आप लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोग एकदम लेटेस्ट ही पढ़े थे क्लासरूम में. बाकी पहले ऐसा रूल था कि आपको जो भी GSTR 2 में दिखे या सामने वाले ने GSTR 1 भरा हो और आपकी क्रेडिट दिखे, उसका 20% वो दिखता है वो लो, नहीं दिखता है वो नहीं ले सकते, और जो दिखता है उसका 20% लेने का. फिर जो दिखता है उसका 15%, फिर 10%, फिर 5%, ऐसा पिछले 4 अटेम्प्ट से परसेंटेज कम हो रहे थे. हवे खाली सिंपल अभी आपको जो स्क्रीन आपको जो दिखेगा उतना ही क्रेडिट ले सकते हैं. ओके, सो नाउ only simple one liner कि ITC can be availed by recipient only if suppliers have uploaded the related invoice debit note in GSTR 1 IFF and such details have been communicated to recipient in 2B. यानी 2B में जो आपको क्रेडिट दिखेगी सिर्फ उतनी क्रेडिट ले सकते हैं और कुछ भी नहीं ले सकते. बराबर. तो ये अमेंडमेंट 1/1/2022 में आया, बट क्योंकि तब आपका कोर्स शुरू हो गया था तो मैंने आपको पहले से अपडेटेड ही पढ़ाया था. आपकी बुक में ऐसा था 5% तक का, मोस्ट प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मैंने आपको बोला है वो आपके लिए नहीं है. आपको सिंपल रूल याद रखने का कि जो भी आपको दिखता है, बराबर, जो भी क्रेडिट आपको दिखती है वही मिलेगी. नो इनपुट टैक्स क्रेडिट shall be availed and registered in respect of invoice and debit note which are required to be furnished under 37(1) unless it is visible, means it is filed by GSTR 1 and IFF and it is visible in GSTR 2B. पुराना जो प्रोविजन था वो जो विजिबल है उसका 5% लेने का था, बट अब वो चेंज हो गया. तो हमें क्या याद रखना है, एकदम सिंपल एंड स्वीट. आपको GSTR 2B में जो क्रेडिट दिखती है उतनी ही क्रेडिट आपको मिलेगी. दैट इज ओनली अवेलेबल, नथिंग मोर. जब 20% लाए थे तब मैंने क्लास में बोल दिया था ये परसेंटेज धीरे धीरे कम करके वो लोग जो विजिबल है वही देंगे. तो ITC बिकम्स वेरी सिंपल, नथिंग टेक्निकल, बट फिर भी सम वो लोग इसमें से बना के पूछते हैं. बाकी अमेंडमेंट में उतना खास नहीं. रजिस्ट्रेशन में डियर फ्रेंड्स वो लोग एक नई सेक्शन लेके आए 10B. आपकी बुक में भी था, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग एंड रजिस्टर्ड पर्सन. यू कैन काउंट दिस एज अ थियोरेटिकल अमेंडमेंट और यू कैन काउंट दिस एज एन MCQ. सम का कोई स्कोप नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं. 10B सेक्शन क्या ऐसा करके पूछ लेंगे 4 मार्क में, तो ऐसे ही मार्क चले जाएंगे कि यार सर ने GST के सेक्शन तो ऐसी बोली नहीं थी. तो न्यू रूल उन्होंने इंसर्ट किया है 10B, 4-5 जगह पे कोरिलेट किया है. So I will insist you should try to remember rule 10B. बराबर. आधार उन्होंने क्या किया है, न्यू रूल इंट्रोड्यूस किया है
कि आधार ऑथेंटिफिकेशन कंपलसरी है। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन इश्यूड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिफिकेशन। जिसको जीएसटी नंबर मिल गया है उसको भी, बराबर। एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन को पहले फोर्स नहीं किया था, नए लोगों के लिए कंपलसरी था, पुराने को बोलते था चलेगा चलेगा। इफ यू रिमेम्बर मैंने क्लास में बोला था कि मैंने जब जीएसटी नंबर लिया था तब आधार लिंक कंपलसरी नहीं था, तो मैंने अभी भी नहीं किया, बट अब धीरे धीरे वो लोग क्या करते जाएंगे, कंपलसरी। ओके, आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। न्यू के लिए तो है ही, न्यू के लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ओके, आधार ऑथेंटिकेशन हैज मेड मैंडेटरी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एज वेल एज एग्जिस्टिंग। किसको करवाना है? प्रोपराइटर इन केस ऑफ प्रोपराइटर फॉर्म, पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कर्ता इन केस ऑफ एचयूएफ, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल्ड टाइम डायरेक्टर इन कंपनी, any member in association of person, trustee and board of trustees in case of trust. Okay, की पर्सन को करना है। आधार कार्ड तो यूपीडीएफ इंडिविजुअल का होगा ना, कंपनी का होगा नहीं। इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पर्पस, ऑथोराइज सिग्नेटरी भी चलती है। फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के लिए, रिफंड अगर आपको चाहिए तो, एंड रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। ये सब भी अगर आपको अप्लाई करना है आपकी कंपनी में, तो उसमें अब वो लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड कंपलसरी, वरना आपको पैसे देंगे नहीं। रिफंड विफंड रोक के रखेंगे, यानी सब अपने आप ऑटोमेटिक रास्ते पे, यानी चलो अभी कर देते हैं अपलोड, उसके बिना चलेगा नहीं। Consequently, the amendments of the virtue insertion of 10B has been made under Rule 23(1), that is for cancellation, application of refund, penalty, and etc., and refund of IGST also. Provision of 25(6) provides that if Aadhaar number is not assigned to existing registered person, such person shall be offered alternative and viable means of identification. आप बोलते हो सर मेरे पास है नहीं आधार, तो क्या करूं मैं? आप क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे पास आधार है ही नहीं। तो सरकार बोलते हो कि आधार नहीं है, एक काम कर दो, पहले आप आधार के लिए एप्लीकेशन दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन दे दो। तो उसमें आप डॉक्यूमेंट में क्या दो, आपका आधार का एनरोलमेंट आईडी स्लिप। मींस एप्लीकेशन करोगे तो तुरंत, आधार तुरंत नहीं आता है, आधार टेक्स टाइम। ओके, it takes 10 to 15 days, many times 1 month also, his or her Aadhaar enrollment I slip कि भाई I have applied। साथ में क्या दो, बैंक पासबुक, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। ये 4 है तो आधार जल्दी आ जाएगा, ये नहीं है तो टाइम लग सकता है, बराबर। आधार का कैसा है, आधार तो आपके स्कूल लिंक सर्टिफिकेट पे भी हो जाता है अगर माइनर हो तो, यानी आपका पासबुक, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग नहीं हुआ तो भी आता है, बट बच्चों का। तो उन्होंने बोला अगर आधार नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट दे दो। And however once Aadhaar is allotted, जैसे ही आधार आता है तो फिर 30 डेज के अंदर, आपको आधार आता है उसके 30 डेज के अंदर हमें अपडेट कर दो। तो रूल ऑफ 10B shall not be applicable to person notified under 25D, that is person exempt from Aadhaar। कोई लोगों को exempt किया है, उनको जरूरत नहीं है, बाकी सबको जरूरत है। क्या था ये DFN सिंपल थियोरेटिकल अमेंडमेंट, और इसमें से कुछ MCQ पूछना है तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल जो मैंने पढ़ा है उसमें से ज्यादा था। नाउ इफ यू कैन रिकनेक्ट, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको पता है 40 लाख की लिमिट थी गुड्स के लिए, बराबर, वो सबके लिए है बट कंपोजिशन के लिए नहीं था, बराबर। तो अब क्या हुआ, पर्सन दोज हु आर एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग गुड्स नॉट एप्लीकेबल टू फ्लाई एश, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, फॉसिल मिल, अर्थन, रूफिंग टाइल्स एक्सेट्रा। अभी ये पढ़ा था हमने चैप्टर 3 में के 40 लाख का लिमिट किसे नहीं मिलता, आइसक्रीम, कोको, पान मसाला एक्सेट्रा को नहीं मिलता, एरेटेड वाटर्स को नहीं मिलता, क्योंकि ये कंपोजिशन में भी इनको बेनिफिट नहीं, तो 40 लाख का भी नहीं मिलेगा। अब उन्होंने ऐड कर दिया जो सेक्शन 10 में ऐड हुआ था भाई, कि अगर आप फ्लाई एश ब्रिक्स में डील कर रहे हो, बराबर, जिसमें 90% से ज्यादा फ्लाई एश है, फॉसिल मिल्स में डील कर रहे हो, बिल्डिंग ब्रिक, अर्थन, रूफिंग टाइल्स, तो भी आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा यानी 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, बराबर, नॉर्मल लिमिट मिलेगी, 40 का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। आई होप यू रिमेम्बर दिस। ओके, बुलेट बोल्ड पॉइंट देख लो, enhanced threshold of 40 lakhs for registration available to person exclusively engaged in making supply of goods but not applicable to supplier, fly ash and etc। इसका मतलब ऐसा नहीं उनको एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेसिक 20 lakhs का स्लैब मिलेगा। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला ही होगा, आपकी बुक में लिखा होगा, यहाँ पे आपको 20 lakhs का स्लैब बेनिफिट मिलेगा,
तो वो तो यहाँ पे भी। फिर ये में एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन और कैंसिल हुआ उसके लिए रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें उन्होंने 30 डेज एक्सटेंड कर दिए। सर पहले क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम कुछ नहीं था, अभी ये नया रूल आया ना 10B ऊपर थोड़ी देर पहले आधार वाला, उसकी वजह से क्या होगा, ऑफिसर अब सब कैंसिल करना शुरू करेंगे सबके रजिस्ट्रेशन। फिर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो हम रिक्वेस्ट करने जाएंगे, उसमें थोड़ा लेट हो गया तो लोग बोलते हैं हम थोड़ा सा 30 डेज बढ़ा देते हैं। तो with effect from 1/1/2021 it is stipulated a time period prescribed for application and revocation, that is 30 days, may on sufficient reason recorded in writing, अगर आपका genuine reason है तो by additional commissioner or joint commissioner again 30 days and by commissioner again 30 days, so overall it will become 90 days. ओके 90 डेज हो जाएगा। अगेन ये अमेंडमेंट कैसा है? थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल समय बना के पूछना डिफिकल्ट। सो इन व्यू ऑफ अमेंडमेंट suitably amended to give effect of aforesaid amendment, a registered person who is registered and cancelled by proper officer on his own motion subject to 10B, जो अभी हम पढ़ के आए 10B ऊपर आधार की वजह से, submit an application of revocation in prescribed form within a period of 30 days of service or cancellation of registered, or within such time as extended by additional commissioner, joint commissioner or by commissioner. So 30 plus 30 plus 30. So again as I said theoretical amendment, ये अभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। अगेन TA और PA and MCQ also possible, theoretical amendment, practical amendment and MCQ also possible. यूं तो क्लास में मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, अभी फिर से बोल रहा हूँ 2017 के बाद उन लोगों ने वो लिमिट 500 करोड़ से कम करते करते आपकी एग्जाम के लिए 20 करोड़। ओके, सो विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022 सच लिमिट इज रिड्यूस्ड टू 20 करोड़ के लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी 10 करोड़ हो गया, बट आपको आपकी एग्जाम के एंगल से ध्यान रखना है। आपकी एग्जाम के लिए 20 करोड़ है, गूगल में सर्च होके कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 10 हो गया, 10 हो गया है बट आपकी एग्जाम के लिए नहीं, मई 23 के लिए। ओके, तो आपकी एग्जाम के लिए एमसीक्यू के एंगल से 20 लाख याद रखने का। ई इनवॉइसिंग सबके लिए नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दिस कैन बी थियोरेटिकल क्वेश्चन क्लियर कट कि किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो एंटिटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनवॉइसिंग, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे मैंने आपको बुक में लिखवाया था नॉट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर। जनरली ये दोनों वर्ड साथ में आते हैं, SEZ और SEZ डेवलपर, बट मैंने बोला था एग्जाम में पूछ लेना कि एक SEZ डेवलपर है उसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, 30 करोड़, तो क्या उसे ई इनवॉइसिंग में जाना पड़ेगा? तो आपके दिमाग में लगेगा कि नहीं सर SEZ नहीं था, SEZ नहीं था। SEZ को एग्जेम्प्ट किया है बट SEZ डेवलपर को नहीं, डेवलपर होगा तो उसे ई इनवॉइसिंग में डाल देंगे। बराबर, ये एग्जाम्प्ट है। इंश्योरेंस बैंकिंग एग्जाम्प्ट है, GTA एग्जाम्प्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एग्जाम्प्ट है, सप्लाई बाय वे ऑफ थिएटर, इतने लोग एग्जाम्प्ट है। दिस कैन बी स्मॉल शॉर्ट नोट आल्सो फॉर 2 मार्क्स। एक्सप्लेन ई इनवॉइसिंग एंड इट्स एग्जम्पशन, एक्सप्लेन ई इनवॉइसिंग एंड इट्स एग्जम्पशन, ये पूछ सकते हैं। बराबर, एंड सेड नोटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट टू एग्जेम्प्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी उसमें। ओके, तो दिस कैन बी एज आई सेड, इतना इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट नहीं है बट पूछ सकते हैं। और मैं जब आपको पढ़ाता था चैप्टर 1, 8, 9, 10, मैं हमेशा बोलता था 1, 8, 9, 10 के अंदर अमेंडमेंट ज्यादा पूछेंगे। तो ये चैप्टर 8 है, तो चैप्टर 8 में वहां पे 80 पेजेस से ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखने का। डायनामिक QR कोड टू बी प्रोवाइडेड ऑन इनवॉइस इश्यूड टू अ पर्सन मैंडेटरी हैविंग UIN, all B2C invoice registered whose aggregate turnover in preceding financial year exceeds 500 करोड़, अभी 500 करोड़ जिसका ज्यादा टर्नओवर है उनके लिए डायनामिक QR कोड कंपलसरी। डायनामिक QR कोड आपको पता होगा, उसको स्कैन करने के बाद पैसे भी नहीं लिखने पड़ते, अमाउंट भी ऑटो फिल आती। जनरली आपने जितने QR कोड देखे उसमें अमाउंट नहीं आती ऑटो फिल, आप अमाउंट भरते हो, पर इसमें अमाउंट भी ऑटो फिल आती। और आप जैसे ही उसे भर दोगे सामने वाली पार्टी के अकाउंट में भी पैसे चले जाएंगे,
GSTR 1 में भी अपडेट हो जाएगा, ई-वे बिल जनरेट करना है तो भी हो जाएगा, बराबर। हैज क्लैरिफाइड दैट UIN इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर रजिस्टर्ड पर्सन डेफिनेशन, therefore an invoice should be issued using UIN shall be consist of invoice issuing B2C supply and it shall be required to comply with the requirement of QR dynamic QR code. E-way bill can be a sort of small practical or MCQ कि ई-वे बिल है ना ब्लॉक हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता है, बट उसमें थोड़ा सा रिलैक्सिंग प्रोविजन किया है। किसके लिए ब्लॉक है वो ध्यान से देखो, उसमें मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि टेक्निकल एमसीक्यू ड्राफ्ट कर सकते हैं, सिंपल वाला नहीं, घुमा फिरा के। रूल 138E contains provision relating to blocking of e-invoice, that is disabling e-way bill। आप ई-वे बिल आपको बना के नहीं देंगे, आपका ट्रक ऐसे रुक जाएगा, दरवाजा खुलेगा नहीं उनके हिसाब से। So earlier a user was not able to generate e-way bill for GSTN. If GSTN becomes ineligible for e-way bill, it implies that GSTN of such block taxpayer could not generate e-way bill. But ये गंदी बात क्या थी इसमें, not either supplier nor as a recipient, बराबर। यानी मान लो कि तीर्थ ने गड़बड़ की है तो तीर्थ बेच भी नहीं पाएगा व्रज से, और व्रज अगर तीर्थ को बेचना चाहेगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। यानी दोनों पार्टी जो भी ट्रांजैक्शन सिंक करने जाओगे तो दोनों का ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता है। अब गड़बड़ क्या हुई कि अगर गड़बड़ तीर्थ ने की है तो उसके लिए व्रत थोड़ा जिम्मेदार, व्रत को क्यों बंद कर रहे हो, तो वो अमेंडमेंट है कि said rule has been amended and now relax such restriction, henceforth blocking of GSTN for e-way bill generation is only in respect of outward movement। अगर आप सेल कर रहे हो तो ही वो आपका ब्लॉक करेगा, रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो भी किसका, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज इनएलिजिबल फॉर ई-वे बिल। जिसने गड़बड़ की है वो सेल नहीं कर पाएगा, DFNs परचेस कर पाएगा ऐसा मतलब होता है उसका, सेल नहीं कर, क्योंकि जब वो परचेस करेगा तो बेच कोई और रहा है, उसको क्यों परेशान करने का, इसको सेल करने से रोक। So e-way bill can be generated in respect of inward supplies received by said registered person. Example, Mr. A registered person paying tax under regular scheme in Delhi has not filed from GSTR1 from 2 months। ध्यान से देखो डेटा, Mr. A is registered person paying tax under regular scheme has not filed GSTR1 for 2 months। तो हम चैप्टर 8 में चैप्टर 7 में पढ़ के आए थे कि अगर 2 महीने तक अगर आप GSTR नहीं भरते हो ना रेगुलर, तो वो आपका ई-वे बिल ब्लॉक कर देते हैं। कैंसलेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैंसल 6 महीने के बाद होता है, कंफ्यूज मत हो जाओ, ई-वे बिल नहीं बना पाओगे। ए, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए जो था उसने 2 महीने तक रिटर्न नहीं भरा। Now Mr. B in Haryana regular return wants to generate e-way bill for goods to be supplied to A। मान लो वो A को बेचना चाहता है, B ब्लॉक गड़बड़ की है A ने, B उसे सेल करना चाहता है, तो भी क्या प्रॉब्लम होगा, एज पर अर्लियर पोजीशन मिस्टर बी वुड नॉट एबल टू जनरेट ई-वे बिल, क्योंकि जैसे ही वो ए का नंबर डालेगा ना तो वो एरर दे देता है कि भाई नहीं, इसमें जनरेट ई-वे बिल नहीं होगा। नाउ इन द टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट पोजीशन ऑफ लॉ देयर इज नो मोर रिस्ट्रिक्शन इन जनरेटिंग ई-वे बिल। अब मिस्टर बी हु इज मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई वो कर सकता है, क्योंकि उसने तो रिटर्न भरा है। रिटर्न किसने नहीं भरा, ए ने, तो ए को रोकने का बी को नहीं। ओके, तो ये एक माइनर सा पॉइंट है, बट घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, बराबर। जैसे उन्होंने बनाया एग्जांपल, मिस्टर ए वांट्स टू जनरेट ई-वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर एच, then e-way bill generation is blocked in this case as outward supply of goods of Mr. A is not filed GSTR for past 2। यानी ए का ब्लॉक किया है तो वो एच को नहीं बेच पाएगा, बट बी ए को बेच पाएगा। ए परचेस कर सकता है, सेल नहीं कर सकता, सिंपल। जिसका ब्लॉक किया है वो सेल नहीं कर सकता है, परचेस कर सकता है। क्लियर के कंफ्यूजन हुआ DFNs आपको ई-वे बिल में? क्लियर है? DFNs पेमेंट ऑफ टैक्स में एक सिंपल सा थियोरेटिकल अमेंडमेंट है। आपको पता है फेक इनवॉइस का जो खेल है, फेक इनवॉइस का, मैं गलत सेल बताऊंगा तो आप में ऑटोमेटिक सेल परचेस दिखेगा,
बट फेक बिल है, हम पैसे एडजस्ट कर रहे हैं, फिर बिल सेल करेंगे, फिर सेल कैंसिल कर देंगे, ऐसा सब एडजस्टमेंट। तो गाइडलाइंस आई है डिसअलाउइंग द डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसे हैं उसमें से वो कई बार मना करेंगे, ये आप यूज नहीं कर सकते। बट सर ऐसे ऐसे नहीं, आपके पास रीजनेबल बिलीफ होनी चाहिए। कमिश्नर के पास ऐसे पावर है कि अगर उनको कॉन्फिडेंस हो कि यार ये गलत क्रेडिट लूज कर रहे हो तुम, ये क्रेडिट आपकी है ही नहीं, ये आप सरकार को बेवकूफ बना रहे हो, तो CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स इश्यूड अ गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट अंडर 86A। सर ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं, आपके पास एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए, जेन्युइन रीजंस होने चाहिए। सर वो क्या होता है रीजन? गवर्नमेंट के पास ऐसे रीजन होने चाहिए कि the credit is availed by registered person on the invoice and debit note issued by supplier who is found to be non-existent। गवर्नमेंट को लगा आप जिससे क्रेडिट ले रहे हो, आप जो बोल रहे हो मैंने इससे परचेस किया, वो तो परचेजर यानी आपने जिसे परचेस किया वो आदमी नहीं मिल रहा, उसकी ऑफिस नहीं मिल रही, कहां से वो बिजनेस कर रहा है वो नहीं पता चल रहा, हम आपको क्रेडिट कैसे लेने ले, आप बेवकूफ बना। The credit is available by registered person invoice and debit note without actually receiving the goods। आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की एक प्री कंडीशन थी कि आपको गुड्स भी मिलने चाहिए, सर्विस भी मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिले तो बोल सकता है क्रेडिट डिसअलाउ करो। Credit is available by registered person on invoice and debit note in tax in respect of which has not been paid to government। गवर्नमेंट बोलेगा अगर मुझे पैसे नहीं मिले हैं तो तुम्हें क्रेडिट किस चीज का मिलेगा? रिटर्न में दिख रहा है बट मुझे टैक्स नहीं मिला तो मैं तुम्हें रिफंड भी नहीं दूंगा, क्रेडिट भी नहीं दूंगा। The registered person claiming the credit is found to be non-existent or it is not conducting any business। जो क्रेडिट लेना चाहता है उसका भी बिजनेस नहीं मिल रहा है, उसका भी ऑफिस नहीं है, सब डमी है, तो सरकार मना कर सकती है। And the credit is availed by registered person without having any invoice or debit note or valid document। तो क्रेडिट का एक प्री कंडीशन था कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इज इट ओके? एंड द लास्ट रिटर्न्स। रिटर्न्स में से कंफर्म 2 मार्क्स, MCQ और थियोरेटिकल अमेंडमेंट और प्रैक्टिकल अमेंडमेंट कंफर्म। हाँ चलो आपने गारंटी दी। सर आप पेपर कहाँ सेट करते हो? नहीं करता हूं मैं सेट, बट मोस्टली राइट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, आपको मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली बराबर 2 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा, रट लो। यूं भी GST 40 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का तो ऑलमोस्ट मैं कंफर्म बता देता हूँ। मैक्सिमम लेट फी उन्होंने डिजाइन कर दी कि भाई अब इससे ज्यादा लेट फी नहीं लेने की, GSTR 1, 3B एंड 4। चलो अभी कोई चैट बॉक्स में लिखो आज की डेट में नॉर्मल रिटर्न GSTR 1 लेट फाइल किया हो तो क्या फीस है, तो ये अमेंडमेंट पता चलेगा ना। पहले एग्जिस्टिंग तो पता हो किसी को, फेंकम फेंक करो। चलो यूं तो रिसेंटली पढ़ा है चैप्टर 10, सबसे लास्ट ही पढ़ाता हूं मैं। 100 पर डे, लेकिन 100 कौन सा, CGST के SGST? 100 CGST, 100 SGST। और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी थी याद है किसी को? मैक्सिमम पेनल्टी 5000। रीति चारवी जी किस करेक्ट। DFNs 5000 was maximum penalty। अब ध्यान से देखो मैक्सिमम पेनल्टी जो थी ना 5000, उसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज यानी कम किया। ओके सेक्शन 47 में लेट फी थी, अगर आपने GSTR 1 टाइम से नहीं भरा जिसकी 10 तारीख थी, GSTR QRMP उसकी अलग अलग तारीख है, फाइनल रिटर्न टाइम पे नहीं भरा, so an amount equal to late fee under respective CGST SGST दोनों में the late fee have been waived off partially by central government since inception। वो बार बार उनको वेव करनी पड़ती थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा था, 100 रुपए, और अपने आप ऐड हो जाता था बराबर। तो उन्होंने रेशनलाइज किया यानी मैक्सिमम फी कम किया, मिनिमम जो था 100 रुपीज वाला वो तो ठीक है, मैक्सिमम कम की। सो फॉर डिलेइंग GSTR 1 and 3B the amount of late fee under 47 from June 2021 and quarter who failed to furnish GSTR and 3B by due date, if registered person has nil outward supply, अगर आपका nil outward supply है या 3B में nil है तो DFNs 500, 250 CGST and 250 SGST। DFNs पहले 5000 था, 5 + 5 10 हो जाता था, अब उन्होंने रेशनलाइज करके मैक्सिमम इतना कर दिया है 500।
तो इसका क्वेश्चन बनता ही यहाँ ध्यान रखने का। बट क्या है, नील है तो अलग। फिर उन्होंने क्या बोला, अगर नील नहीं है, रजिस्टर पर्सन अदर देन इन दिस, यानी नील के अलावा अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, पिछले साल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम, then you are penalty. Which penalty? Maximum penalty is 2000, 1000 of CGST and 1000 of SGST. And if your turnover is more than 1.5 crore but less than 5 crore, so it is between 1.5 and 5 crore, then your penalty is 5000. तो भी ये वो नहीं है, वो 5 + 5 10 थी, ये 5000 है, 2500 and 2500. एंड रजिस्टर पर्सन अदर देन 1 and 2, इन दोनों के अलावा यानी 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा, तो जो अभी लेट फी है वही, यानी 10,000. इज इट ओके? एक बार देख लो, यूं तो आपके पास आ जाएगा मटेरियल, बट तो भी नील है तो यानी स्लैब बना दिए डियर स्टूडेंट्स। तो इसका क्वेश्चन तो बनता ही है एमसीक्यू में या कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। ओके, तो अगर नील है तो 250 मैक्सिमम, 250 सीजीएसटी, कम हो तो कम होगा, 3 दिन डिले किया होगा तो 300 रुपए। सर ये तो उससे भी कम हो गया, 250 दैट इज 500। इन दोनों में से विच इज कम, ये मैक्सिमम है, बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, मैक्सिमम लेट फी रैशनलाइज, मिनिमम नहीं। ओके, 1.5 करोड़ से कम 1000 + 1000, 1.5 और 5 के करोड़ 2,500, और उससे ज्यादा है 5 करोड़ से ज्यादा तो नॉर्मल। अगर आपने जीएसटीआर 4 लेट किया और अगर जीएसटीआर 4 आपका नील था तो 250 और 250 500 रुपए पेनल्टी, और अगर नील नहीं था, कुछ अमाउंट था तो 2000। डियर फ्रेंड्स, प्योर मेमोरी गेम अगेन, यू हैव टू लर्न इट। इसको कुछ समझने वमझने का नहीं है, इसको रट लेने का, रटोगे नहीं तो गड़बड़ करोगे। ओके, खास याद रखने का, आई एम टेलिंग यू, एश्योरेंस दिया है, आएगा ये एग्जाम में, कितना भी और लगे रट करके जाओ, बराबर। मॉनिटरी लिमिट आती है ना, वो सब चैप्टर में मैंने बोला था, जहां मॉनिटरी लिमिट आती है रट के जाओ। डियर फ्रेंड्स, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, ये पहले रिकंसिलिएशन की जरूरत थी जब ऑडिट और वो सब था, बट अभी उन्होंने रिकंसिलिएशन निकाल दिया, यानी डन अवे, बराबर। पहले रिकंसिलिएशन था, ऑडिटेड स्टेटमेंट का रिकंसिलिएशन आपको एनुअल रिटर्न के साथ देना था, बराबर, बट अभी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो एवरी रजिस्टर पर्सन अदर देन आईएसटी, TDS, TCS, CTP, NRTP shall furnish annual return which may include self-certified reconciliation, बराबर, with an audited annual accounts within such time in such form as prescribed. However, commissioner may on recommendation exempt any class, आप ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, पहले कंपलसरी था। रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट था कि भाई आपका रिटर्न, एनुअल रिटर्न और ऑडिटेड बैलेंस शीट में कोई गैप है तो वो हमें समझाओ, बराबर। सो नथिंग कंटेन इन सेक्शन 44 शैल अप्लाई टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी whose books are of account subject to audit of CAG, that is Comptroller Auditor General, for auditing of accounts and local authority, बराबर। यानी कहने का मतलब ये है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी को भी जरूरत नहीं है, और यूं भी ये रूल गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं होता था। रिकंसिलिएशन की जरूरत कब थी पता है डियर फ्रेंड्स? जब ऑडिट था। अभी उन्होंने जीएसटी का ऑडिट ही निकाल दिया है, तो रिकंसिलिएशन क्या करने का। ओके, तो इसके साथ आपका छोटा सा अमेंडमेंट नवंबर 22 के खत्म होते हैं, बराबर। नॉट दैट मच टेक्निकल दिस टाइम, but overall you can expect 5 to 6 marks in my opinion. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, नसीब अच्छा है तो ज्यादा भी पूछ सकते हैं, बट जनरली आपको 5 to 6 मार्क और 6 to 8 मार्क्स एक्सेप्ट आप आशा रख सकते हो इसमें से, बराबर। तो यहाँ पे आपका डीएफएस अमेंडमेंट का सेशन खत्म। अपने मिलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं नया, अभी भी मुझे आपको थोड़े से सम करने हैं, थोड़े से एमसीक्यू करवाने हैं, थोड़ा कंपाइलेशन करके मैसेज करता रहूंगा। शॉर्ट नोटिस मैसेज आएगा, थोड़ा जागते रहने का। शॉर्ट नोटिस इसीलिए क्योंकि मुझे ही नहीं पता होता कि मेरे पास शाम को टाइम है कि नहीं, और है तो फिर मैं फाइनल का लेक्चर नहीं है तो नोट्स बना पाऊंगा, इसीलिए। बट आई थिंक आई विल नीड 2 more sessions फॉर गिविंग सम एक्स्ट्रा एज ऑन जीएसटी, बराबर। और फिर आपकी साइड से कोई डाउट हो तो आप पूछ ही सकते हो। डन। चार्ट्स वाला ड्राइव में मैं रख देता हूँ सब,
करता हूँ कुछ। इसका अमेंडमेंट पार्ट 2 अपलोड करूंगा ना, तो उसमें यूट्यूब में नीचे एक ड्राइव, ओपन ड्राइव रख देता हूँ, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको चार्ट्स और ये अमेंडमेंट मिल जाएगा। ओके, चलो टेक केयर, बाय।